नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में आज महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने महिला शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर विपक्ष खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि संसद में महिला आरक्षण का समर्थन नहीं करने वाली कांग्रेस अब प्रदेश में इसकी मांग उठाकर दोहरा रवैया अपना रही है। रैली के दौरान महिलाओं ने भी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया है। इस आयोजन के जरिए महिला शक्ति ने साफ संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों और सम्मान के मुद्दे पर एकजुट हैं और विरोधाभासी राजनीति को लेकर अब मुखर हो रही हैं। देश की नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने वाली उन महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन जैसे अधिनियम को बाधित करने का दुस्साहस किया है। अभी माननीय सांसद टेरी बता रही थी कि किस प्रकार से वो तैयार होकर संसद के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस बिल को पारित करवाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन किस प्रकार से इसको रोकने का काम किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में यहां पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, मुझे आप सबके इतने बड़े प्रचंड यहां पर जनाक्रोश को देखकर ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि देवभूमि से ये जो आवाज उठी है ये पूरे देश में गूंजेगी और मातृशक्ति के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, मातृशक्ति के अधिकारों में जिन्होंने बैरियर बनने का काम किया है, जिन्होंने बाधा बनने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम मातृशक्ति करेगी। और हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं इस मामले पर। आशीष, एक अलग माहौल आज देखने को मिला देवभूमि में, और देखिए क्योंकि सीएम धामी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही थी, पर चीजें उनके फेवर में जाती नजर नहीं आई। लेकिन अब जो ये जनसैलाब महिलाओं का उमड़ा नजर आ रहा है, इसे लेकर उत्तराखंड में क्या माहौल दिख रहा है और किस तरीके से महिलाएं अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रही है? आशीष, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आक्रोशित है और कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया संसद में, उसके खिलाफ तमाम जो महिलाएं हैं परेड ग्राउंड में आज एकत्रित हुई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये एक अलग तस्वीर आज उत्तराखंड में देखने को मिल रही है कि अक्सर विपक्ष जो है धरना प्रदर्शन करता है और इस बार पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है उसकी मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के एक दिवसीय सत्र भी उत्तराखंड ने 28 अप्रैल को आयोजित किया है और कहीं ना कहीं जो प्रदेश से आवाज उठ रही है वो पूरे देश भर में जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है। और जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस जो है महिलाओं के राह में रोड़ा बनने की कोशिश कर रही है और बन रही है। और दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सीधे तौर पर इसको लेकर कहती है कि 2023 में ऐसा अधिनियम पहले से ही पारित हो चुका है और सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार है वो सीटें बढ़ाने की आड़ में, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की आड़ में संसद की जो सीटें हैं वो 850 से अधिक करना चाहती है और जो 545 सीटें हैं उनमें से अगर आरक्षण महिलाओं को दिया जाए तो उसमें गलत क्या है? कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का आपस में जो विरोध है, अपना अपना स्टैंड है, कहीं ना कहीं
आशीष, एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के विरोध में ये जन आक्रोश रैली निकली है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें देखी थी, अब उत्तराखंड में भी देखिए वही माहौल नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे मामले के तहत। बिल्कुल, विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि जो 545 सीटें हैं अभी संसद की, उनमें से क्यों नहीं 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, क्यों जो है इन सीटों को बढ़ाने के लिए जो है इस नारी शक्ति अधिनियम का जो है चोला पहन करके कहीं ना कहीं ये भाजपा जो है सीटें बढ़ाना चाहती है। सीधे तौर पर इसीलिए नारी शक्ति जो अधिनियम जो उन्होंने जिसका विरोध किया है, वो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जितनी पहले सीटें हैं उसमें से 33% आरक्षण दिया जाए, बाद में सीट अगर बढ़ानी है तो बाद में बढ़ाई जाए। लेकिन इसके आड़ में भाजपा जो है देश को बांटना चाहती है, देश के जो है टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। सीधे तौर पर जितने अभी सांसद हैं उन्हीं में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आशीष आपका। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरे देश में वही माहौल दिख रहा है और देखिए उत्तराखंड की तस्वीरें भी साफ निकलकर सामने आई हैं और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ये जन आक्रोश रैली महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए निकाली है। और वहीं अब देहरादून में आज सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भूतपूर्व सैनिकों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की है। बता दें इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने हरबतपुर क्षेत्र में पूर्व सैनिकों और प्रभावित परिवारों से जुड़ी भूमि के क्रय विक्रय, उपयोग और पूर्ण स्वामित्व अधिकार को लेकर अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। उन्होंने इस मामले में जल्द कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग भी की। अब मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तुत अभिलेखों और पूर्व आदेशों का परीक्षण कर मामले में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान हरबतपुर नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी सहित कई पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। और वहीं हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी गांव में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां बोरिंग के दौरान एक व्यक्ति बोरवेल में गिर गया। अब बताया तो ये जा रहा है कि 55 वर्षीय मनोहर बोरिंग का काम कर रहा था, तभी अचानक ये दुर्घटना हो जाती है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ पहुंची और पुलिस की टीम भी रेस्क्यू में जुटी रही। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल शख्स को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशासन पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता नजर आ रहा है। बता दें शख्स को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें बोरिंग के दौरान एक व्यक्ति बोरवेल में गिर गया है। बताया ये जा रहा है कि 55 वर्षीय मनोहर बोरिंग का काम कर रहा था, तभी अचानक ये दुर्घटना हो जाती है। अब ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। व्यक्ति को जल्द से जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है टीम के द्वारा। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब ऐसे में मौके पर स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है और पूरे हालातों पर, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है शख्स को। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी गांव का ये मामला है, जहां पर ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। बोरिंग के दौरान एक व्यक्ति बोरवेल में गिर गया है। बताया ये जा रहा है कि ये 55 वर्षीय व्यक्ति है जो कि वहां काम कर रहा था। अब ऐसे में काम करते हुए अचानक ये दुर्घटना हो जाती है। इस पूरे मामले की जैसे ही सूचना मिलती है प्रशासन अलर्ट होता नजर आया। टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी मशक्कत से कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरह से व्यक्ति को बाहर निकाल लिया जाए। बोरवेल में ये शख्स गिरा है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वहां से। काम करते हुए उसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। अब ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरी कोशिशें की जा रही हैं, निकालने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है व्यक्ति को। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इस दौरान मौजूद है और हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़े हुए इस मामले पर। विकास, अभी क्या स्थिति है वहां की, किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल देखते हैं, फिलहाल हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर एक सवाल है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शामपुर जो है ये पूरा क्षेत्र थाना शामपुर क्षेत्र में आता है।
यहाँ पर जो लगभग 10:40 की घटना थी, जहाँ पर एक निजी जो बोरवेल है वहाँ पर किया जा रहा था, और उसी दौरान जो है जिस वक्त जो है 27 फीट ये गड्ढा यहाँ पर हो गया था बोरवेल का, उसी दौरान एक शख्स जो मुनव्वर है वो गड्ढे के अंदर जाता है, क्योंकि जो है बोरवेल का जो पाइप है वो वहां पर जो है पानी में लगाना पड़ता है, हालांकि उसके वहां पर जो है सूखाई दी जाती, तो उसको लेकर जो वहां पर पेड़ बना रहा था अंदर गड्ढे में 27 फीट यहाँ पर गड्ढा हो गया था। लेकिन जिस वक्त शख्स अंदर पहुंचा उसी वक्त जो है जो बोरवेल का जो गड्ढा उसकी ढांक जो है किनारे से टूटकर काफी भारी मात्रा में जो है उस शख्स के ऊपर गड्ढे में गिरी। हालांकि पिछले 3 घंटे से जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पर चला जा रहा है, हालांकि जो उनके साथ में मजदूर था उसने किसी तरह अनफान में जो आसपास के लोगों को यहाँ पर सूचना दी, उसके बाद जो स्थानीय पुलिस यहाँ पर बुला गया और जो है अब साफ तौर पर आप पीछे देख सकते हैं कि पिछले 3 घंटे से यहाँ पर जो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला जा रहा है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, हालांकि जो आसपास के जो ग्रामवासी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं क्योंकि जिस वक्त ये जो है यहाँ पर बोरवेल का काम चल रहा था, लेकिन निजी हम चाहेंगे विकास की आप तस्वीरें वहां की दिखाएं कि क्या हालात है इस वक्त, क्या कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, अभी पिछले 3 घंटे से पूरी तरह पर मकसद की जा रही है, लेकिन अभी तक भी जो है उम्मीद जो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 27 फीट यहाँ पर पूरा एक गड्ढा है, उसको लेकर एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं त्रिशूल के माध्यम से यहाँ पर जो रेस्क्यू फिलहाल चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ ही जो है जो यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है वो भी यहाँ पर बुलाई गई है, और पिछले 3 घंटे से जो पूरी तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर युद्ध स्तर पर चलाने के भी जो है प्रशासन ने साफ तौर पर जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि जो बड़ी पोगलैंड मशीन है वो यहाँ पर जो है लाई जा रही है, और उससे ही जो है जो रेस्क्यू का जो काम है वो यहाँ पर पूरा हो पाएगा। लेकिन युद्ध स्तर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और तमाम जो टीम आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। और बता दें आपको जिस वक्त ये जो हादसा हुआ तो कहीं न कहीं साफ तौर पर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि जो आसपास के ग्रामीण है उन्होंने स्थानीय पुलिस को यहाँ पर जानकारी दी थी, तो उसी वक्त जो है कहीं न कहीं आनफान में जो है जिस वक्त जो उनके साथ वाला मजदूर था उसने यहाँ पर जो शोर मचाया, जिस वक्त यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन समय काफी हो गया था। हालांकि 27 फीट विकास ये देखना होगा कि हालातों को कब तक स्थिति जो है उसको नियंत्रण में लाया जाता है, कैसे कब तक शख्स बाहर निकल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। जहां रुड़की से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, बता दें एक खुशियों भरा पारिवारिक समारोह देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। पिरानकलिया थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में डीजे की आवाज को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बुधवार देर रात शुरू हुई कहासुनी सुबह तक खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों ओर से छतों और गलियों से जमकर पत्थरबाजी हुई है। अब आपको बता दें जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। और वही देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 12 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI द्वारा करीब 716 करोड़ रुपए की लागत से इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें अब तक लगभग 44% कार्य पूरा हो चुका है। ये बाईपास झाझरा से शुरू होकर पामटा साहेब बल्लभपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सेक्शन को जोड़ते हुए आशा रोड़ी चेक पोस्ट के पास दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट होगा। खास बात यह है कि इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद है कि अप्रैल 2027 तक ये बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन पहले से कई अधिक सुगम होगा। और वही नई टिहरी में ब्लॉक प्रमुख संगठन टिहरी गढ़वाल की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से थौलधार ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह भंडारी को संगठन का जिला अध्यक्ष चुना गया। बैठक की अध्यक्षता जाखनीधार ब्लॉक प्रमुख राजेश नौटियाल ने की, जिसमें 7 ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे, जबकि 2 से दूरभाष पर चर्चा कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष भंडारी इससे पहले सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर और गढ़वाल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ ड्रग कंट्रोलर जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जनसेवा का रास्ता चुना और पहली ही बार में ब्लॉक प्रमुख बने। बैठक में विभिन्न पदों पर अन्य ब्लॉक प्रमुखों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चंबाकोटी मार्ग पर नैल के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। अब आपको बता दें, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सभी लोग ऋषिकेश से अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, एसडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और घायलों का इलाज जारी है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए पीएम फंड से देने का निर्देश भी दिया है। पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। देहरादून में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 14 चयनित गांवों के समग्र विकास पर जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। अधिकारियों ने ये बताया है कि वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति बाहुल्य इन गांवों को गैप फिलिंग के तहत प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। बैठक में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, आंगनबाड़ी निर्माण और सोलर लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वर्ष 2026-27 में हर गांव में 15 सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव दरकोट आज आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई मिसाल बनकर उभरा है। चीन सीमा से सटे इस दुर्गम गांव की पहचान अब सिर्फ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से ही नहीं, बल्कि बेशकीमती जड़ी बूटियों से हो रही है। यहाँ ग्रामीण वन पंचायत के तहत पारंपरिक तरीके से जड़ी बूटियों का संग्रह करते हुए, जिनमें सबसे अहम है यार्सा गम्पू, जिसे हिमालय गोल्ड कहा जाता है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए प्रति किलो तक पहुंचती है। इसके अलावा कुटकी और अतीस जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों भी ग्रामीणों की आय का बड़ा स्रोत बनती है और यही वजह है कि गांव का लगभग हर परिवार सालाना लाखों की कमाई कर रहा है। साथ ही प्रसिद्ध बिट्री फॉल भी पर्यटन के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। देहरादून में महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, विकासनगर क्षेत्र से बहला फुसलाकर अपहरण की गई 16 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने चंडीगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 अप्रैल 2026 को दर्ज इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया। पूछताछ में आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस का यह कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र स्थित सिल्वर सिटी मॉल हत्याकांड में फरार चल रहे 6 आरोपियों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी कराए गए हैं। 13 फरवरी 2026 को हुई सनसनीखेज घटना में विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को जमशेदपुर और ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं फरार अन्य 6 आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं, अलग अलग राज्यों में दबिश भी दे रही हैं। पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। और अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां अन्नपूर्णा गैस एजेंसी के संचालन को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि एजेंसी संचालकों ने अचानक एजेंसी के गेट पर ताला लगाकर समाप्त का नोटिस चस्पा कर दिया है, जिससे केवाईसी अपडेट, दस्तावेज सुधार और मोबाइल नंबर अपडेट और गैस बुकिंग जैसे सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। परेशान उपभोक्ताओं ने इस मामले को तहसीलदार के समक्ष उठाया, जिसके बाद तहसीलदार दिवान सिंह राणा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल उपभोक्ता लगातार हो रही दिक्कतों को लेकर नाराज हैं और जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं।
किताब दी थी, लाइन में घंटे भर खड़ा रहा, लगने के बाद किताब मेरी गुम कर दी गई। गुम होने के बाद मैं 3 दिन चक्कर काटे, मैंने किताब अब जो किताब बना कर दी तो उसमें डुप्लीकेट नंबर मोबाइल का दूसरा लिख दिया। अब मैं फिर रहा चक्कर काटते हुए 5-7 दिन हो गए, तीसरा चक्कर मेरा सुबह से आज। कार्यालय जो गैस एजेंसी है उसका कार्यालय बंद है, जिसमें मैंने टीम को जो मौके पे रवाना कर दिया है। जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी उसको जरूर करेंगे, उसको करवाएंगे। और देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।